सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जो हमारी सीरीज चल रही है ये गायत्री साधना से दुखों से मुक्ति, शोक से मुक्ति, तनाव से मुक्ति कैसे संभव है, इसी क्रम में हम आज बात करते हैं पार्ट 2 में कि मनुष्य क्या गलती करता है। परिवार में, ऑफिस में, जॉब में, व्यवसाय में वो मित्र कम बना पाता है, दुश्मन ज़्यादा बन जाते हैं। हर जगह कहीं न कहीं बहस में इंसान अपना समय बर्बाद करता रहता है। तो गायत्री साधना से पहले मेरे जीवन में क्या था और गायत्री साधना के बाद क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी, ऑफिस ज्वाइन किया। तब मैं इतना स्वाध्याय नहीं करती थी क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो था वो अर्निंग में था स्टार्टिंग में, कि भाई कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा कैरियर सेटल डाउन हो जाए। तो वहाँ क्या होता था कि मैं लड़ाइयाँ बड़ी जल्दी उलझती थी लोगों से, लड़ाइयाँ बहुत होती थी। क्या होता था कि जैसे अब क्योंकि मैं गायत्री मंत्र जपती थी और मेडिटेशन करती थी, मैं बहुत मेहनत करती थी, तो मेरा क्या होता था कि मेरा जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो दूसरों से ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि मैं एज अ टीचर मैंने अपना पूरा कैरियर शुरू किया था स्टार्टिंग में, और सेल्फ लर्निंग ज़्यादा करी थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आती थी। उसका क्या दुष्परिणाम हुआ कि मेरे ऑफिस में मेरे मित्र कम, दुश्मन ज़्यादा बनने लग गए। जैसे ही मेरा टीम लीड जो है और जो मेरा मैनेजर है वो मेरी प्रशंसा कर देता, बस मेरे कलीग चिढ़ जाते थे। किसी को मेरे काम से ज़्यादा खुशी नहीं होती थी। बस कोई मेरे साथ शुरुआत में चाय पीना पसंद नहीं करता था। हम लोग कैंटीन एरिया में कहीं ना कहीं सब चिड़े रहते थे कि इसकी हमेशा प्रशंसा होती रहती थी। और मेरा इंटरव्यू भी ऐसा हुआ था कि मैं गई थी इंटरव्यू देने अपनी कंपनी में, और वहाँ पर उन लोगों को एक क्रिस्टल रिपोर्ट बनानी थी और क्रिस्टल रिपोर्ट में डेटा नहीं आ रहा था। तो मेरे तो थ्री इयर्स का ये कंप्यूटर टीचिंग का ही बैकग्राउंड था, तो ऑटोमेटिकली मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी। मैं अब टीचिंग से जॉब पे जाना चाहती थी, कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहती थी। तो मैं बहुत देर से देख रही थी, वो लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे, आज डेडलाइन मिस हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक पेज था। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मैं अभी इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ, मेरा नंबर बहुत देर में है, अभी बहुत टाइम लग रहा है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी ये समस्या सॉल्व कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ। मैंने कहा इंटरव्यू नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। तो बोले मैंने सुन लिया है कि आप लोग अगर ये डेडलाइन मिस करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम चाहिए आपको। मैंने कहा आप मुझे 45 मिनट्स दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लीजिए। और मैनेजर ने अपनी आईडी से लॉगिन किया, मुझे सिस्टम दिया, मैंने करके दे दिया। मुश्किल से 30 मिनट में ही कर दिया था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू कौन कहे, किसी ने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया। वहीं सीट पे मेरा ऑफ़र लेटर आ गया। यहाँ सेक्टर 54 में थे, सीट पे ही मेरा ऑफ़र लेटर आ गया और सैलरी डिस्कशन हो गया। तो क्योंकि मेरा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं, मैंने तो काम करके दिया और मेरे तुरंत सब कुछ बोले आपको तो सब आता है, और मेरा हो गया। उससे क्या हुआ कि मेरे साथ जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उनको एक गुस्सा आ गया था। फिर मैंने बहुत देर से सोचा कि मैं सोच रही थी कि मेरी क्या गलती, अगर मैं इन लोगों से तेज काम कर रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा कि काम तो मैं 8 घंटे इनके साथ ही मुझे करना है, और इनसे उलझ के, इनसे लड़की से मुझे क्या मिलेगा। फिर मैंने परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है, मित्र भाव बढ़ाने की कला, मैंने वो पुस्तक पढ़ी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मुझे इन लोगों से सलाह लेनी चाहिए। वो सलाह मेरे काम की हो ना हो अलग चीज़ है, मुझे इन्हें अपनी समस्या में पार्टिसिपेट करने दे, क्योंकि टीम वर्क है। तो एक प्रॉब्लम थी, मैं गई, मैंने कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, सामने वाले से कहा।
सामने वाले को अपने इम्पोर्टेंट फील हुआ। उसने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा मैं ऐसे से ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा ये वाला ट्राई करो। मैंने ट्राई किया, हो गया। उससे मेरी फिर दोस्ती हुई। अब फिर मैंने कहा कि उसको बहुत डांट पड़ती थी, उसका सिक्वल बहुत कमज़ोर था। तो मैंने उससे बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सिक्वल में मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा कैसे? मैंने कहा देखो मैंने 3 साल तक टीचिंग करी है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा सकती हूँ। उसने कहा ठीक है। अब मैंने इसको सिक्वल पढ़ाना शुरू किया। उसको देखकर दूसरे ने कहा कि मेरा भी ये डाउट है। मैंने कहा कि हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ऐसे करते करते मैंने हर अपनी पूरी टीम में जितने भी मतलब 15-20 लोग थे, धीरे धीरे हर किसी की मदद करनी शुरू करी। और धीरे धीरे पूरी टीम जो मतलब एक समय मेरे से चिढ़ती थी, मेरे से लड़ाई हो जाती थी, सब शांति में आ गए, सब कंट्रोल में, सारी चीज़ आ गई। अब बड़े अच्छे से सारा वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया। अब सब मैडम मैडम करने लग गए। जो शुरू में चिढ़ते थे, ईर्ष्या करते थे, मैं बोलती थी देखो एक चीज़ है, अब चूंकि मैं अब तुम लोगों की गलती क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती, सीधे कॉलेज से सीधे इंटरव्यू देती और जॉब करने आती, तो शायद मुझे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन जब किसी कॉन्सेप्ट को एज अ टीचर आप सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हो, तो उसके कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होंगे ही ना, इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब उन्होंने बोला कि हाँ ये बात सही है। तब उनको समझ में आया। मतलब फिर धीरे धीरे शत्रुता समाप्त हुई। अब क्या हुआ? अभी तक तो जूनियर्स की टसन थी, अब टसन शुरू हुई बड़े लेवल की। बड़े लेवल की क्या थी कि जो हमारा मैनेजर है उसने किसी समस्या का समाधान बताया, बहुत लॉन्ग रूट था, उसका शॉर्ट रूट मुझे पता था। अगर मैं उसको ये कह देती मीटिंग में कि सर आपकी अप्रोच गलत है, तो इसका मतलब क्या होता कि वो मुझसे कहता कि भाई बड़ी बड़ी ज्ञानवान बन रही हो, मुझे डांट देता, शायद उस अप्रोच को वो एक्सेप्ट भी नहीं करता। गुरुदेव की पुस्तक में प्रभाव बढ़ाने की कला में मैंने पढ़ा था कि सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने शांति से सबके सामने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सर आपके पास अगर 2 मिनट हो तो एक चीज़ पूछनी थी। बोला हाँ बताओ। मैंने कहा सर आपने जो बताया वो प्रोसेस बिल्कुल सही है, उससे आउटपुट आएगा, लेकिन इसका ना एक और मेथड हो सकता है। आप बताइए, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने उसको 1 to 1 में वो प्रोसेस बताई, सबके सामने नहीं बताया, उसका ईगो हर्ट नहीं किया, और उससे रिक्वेस्ट करी कि आप इसको एक बार देख लीजिए। उसने उसको देखा, बोले हाँ श्वेता ये तो शॉर्टकट है। मैंने कहा इससे हमारा समय बच जाएगा, और चूंकि आपको इसको हम लोगों की स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती थी, मैंने कहा इससे आप दे सकते हैं। बोले ठीक है। शुरुआत में मैंने एक गलती और अपनी सुधारी। पहले क्या होता था कि जैसे ही हम लोग कुछ एप्लीकेशन बनाते थे तो हमारा जो कस्टमर था उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, तो बड़ी कड़ी कड़ी मेल लिखता, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। और मैंने 1-2 बार स्ट्रांग रिप्लाई डाल दिया, फिर उससे और बात बढ़ जाती थी। एक दिन मैं गुरुदेव का साहित्य पढ़ रही थी, प्रज्ञा पुराण पढ़ रही थी। उस समय मैं प्रज्ञा पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक कथानक था कि कैसे राजाओं को मंत्री लोग हैंडल करते थे। एक उसमें आपको कहानी भी सुनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा इसी बात को समझने में। एक राजा था, राजा का एक तोता था, राजा को वो तोता बहुत पसंद था। तो राजा ने कहा कि अगर ये तोता मरा और जिसकी सूचना किसी ने दी उसको मैं मृत्युदंड दे दूंगा। अब एक चीज़ बताइए, तोते की उम्र मनुष्य की उम्र से कम होती है, वो तो कभी ना कभी मरेगा ही, चाहे आप कितना भी उसको अच्छा खिला पिला लीजिए। तोता मर गया। अब बोला कि भाई ये खबर देगा कौन? जो देगा वो मरेगा। सब मंत्री जी के पास गए, बोले मंत्री जी आप ही बताइए। मंत्री ने कहा
तो भैया ठीक है, बताना तो पड़ेगा खबर। राजा के पास गया, बोला राजा जी, तोता न खाता है न पीता है न सोता है, न हिलता है न डुलता है न सांस लेता है। राजा ने कहा हुआ क्या? बोले महाराज, तोता न खाता है न पीता है न हिलता है न डुलता है। जब भी राजा पूछे वो यही सारी चीजें बोलता। इसके बाद वो गुस्सा हो गया। राजा ने कहा वो मर गया क्या? उसने कहा महाराज ये बात आप बोले, हम कैसे बोल सकते हैं। तो राजा को समझ में आ गई। जब मंत्री ने कहा महाराज, हर जीव की एक आयु होती है, अब आपने ऐसा फरमान डाला था, हम आपको बता नहीं सकते थे न्यूज। राजा को समझ में आया और हैंडल हो गई बात। इसी तरह कस्टमर जो आपका है वो राजा है। अगर आप उसका दृष्टिकोण नहीं समझेंगे, राजा को बुद्धिमानी से नहीं हैंडल करेंगे, तो आप बेमौत मारे जाएंगे। आपके घर में सास जी हैं या घर का कोई बड़ा मुखिया है परिवार का, वो राजा की तरह है। अगर आप उसको सही ढंग से नहीं हैंडल करेंगे तो आप बेमौत झगड़े में पड़ेंगे। तो करना क्या है? मंत्री बनना है, अपनी बुद्धि का विकास करना है। गायत्री साधना से आपको बहुत समझ विकसित होती है। इतनी समझ विकसित होती है कि आप सामने वाले का नजरिया समझने लग जाते हैं। झगड़ा कभी होता है जब हम अपने नजरिए को तो समझते हैं, सामने वाले के नजरिए को नहीं समझते। इस पर एक स्कूल था। स्कूल में बच्चे आपस में बहुत लड़ते थे। तो इस स्कूल में कोई भी टीचर ठहरता ही नहीं था, क्योंकि युद्ध बहुत होते थे, बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक साइकोलॉजी की टीचर गई, उसने कहा कि बोले कि उनको बुलाया गया कि भाई हमारे स्कूल में बच्चे बहुत लड़ते हैं। टीचर का आधा दिन तो झगड़ा निपटाते हुए चला जाता है। झगड़े का वजह क्या होता था कि हर विद्यार्थी अपने आप को सही साबित करने में लगता था और झगड़े की छोटी सी बात बहस बन जाती। उस टीचर ने एक बहुत बड़ा बॉल मंगवाया, ठीक है, और उसको हाफ वाइट से और हाफ ब्लैक से कलर कर दिया, ठीक है, और एक रूम में रखवा दिया। उस रूम में दोनों तरफ से दरवाजे थे। तो बच्चों के आंख में पट्टी बांध दी गई और उनको, कुछ बच्चों को व्हाइट बॉल की तरफ खड़ा कर दिया गया, कुछ बच्चों को ब्लैक बॉल की तरफ खड़ा कर दिया गया, पट्टी खोल दी गई। पूछा बताओ कौन सा कलर है? व्हाइट वाले ने कहा सफ़ेद है, व्हाइट है। उसने कहा काला है। फिर झगड़ा शुरू हो गया। बोले मैडम देखिए ना, मैं हम लोग जो बात बोलते हैं वो लोग इसको नकार देते, देखिए क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपनी अपनी जगह बदल दो। दोनों ने जगह बदल दी। तो बोले ब्लैक है। बोले हाँ यार व्हाइट है, वो सही कह रहा था। तो मैडम ने कहा कि आप लोगों के झगड़े का कारण है क्योंकि आप जिस जगह पे हो आप बिल्कुल सही हो। व्हाइट वाले जो व्हाइट देख रहे थे वो भी सही है, ब्लैक वाले जो ब्लैक देख रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आप एक दूसरे का नजरिया नहीं समझ रहे। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहते हो, तो नजरिया बदल दो, स्थान बदल दो। देखो दूसरे की जगह पे रह के देखो कि वो उसको क्या महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है। तो समस्या बढ़ने की जगह सॉल्व होती चले जाएगी। इस बात को मैंने समझा। मैंने अपने ऑफिस में जब लोग कोई गुस्से में आता है ना, तो मैं उसका नज़रिया समझने की कोशिश करती हूँ कि सामने वाला क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। पहले तो सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड होता तो मैं लड़ लेती थी कि भाई मेरी क्या गलती, सामने वाले की गलती है, लेकिन उससे समस्या सॉल्व नहीं होती थी, उससे उलझती थी, व्यर्थ का टाइम बर्बाद होता था। अब के समय में क्या होता है कि जब सामने वाला उबलता हुआ आता है तो मैं ठंडे दिमाग से पूछती हूँ कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, जी भर के उसकी भड़ास निकालने देती हूँ। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि भाई एक चीज़ बताओ, तुम भी जॉब कर रहे हो, मैं भी जॉब कर रही हूँ, इससे लड़ने से अगर समस्या का सॉल्व हो जाता है और कंपनी का भला होता है या तुम्हारा इंक्रीमेंट होता है या मेरा इंक्रीमेंट होता है तो ठीक है भाई लड़ लेते हैं। लेकिन अगर हमारे झगड़े का कोई आउटकम नहीं है, इससे समस्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, इससे अच्छा है कि हम लोग मिलकर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जहाँ मेरी गलती है मैं सुधार लेती हूँ, जहाँ तुम्हारी गलती है तुम सुधार लो, मिलकर तो काम करना है ना, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब
झगड़े नहीं होते। जैसे पहले लंबी लंबी मेल लिखनी पड़ती थी झगड़ों की, अब नहीं करनी पड़ती, शांति से सारा सिस्टम सुलझ जाता है। हमेशा उलझ के कोई फायदा नहीं होता है। जहाँ लड़ने की आवश्यकता है वहाँ लड़िए, लेकिन कब लड़ना है, कब लड़ाई छोड़नी है, ये तो आपको भगवान कृष्ण के उससे देखना चाहिए। क्या भगवान कृष्ण ने सही लड़ाई लड़ी? नहीं, कहीं वो रण छोड़कर भी भागे। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई लड़ने की नहीं थी, उनकी लड़ाई नहीं थी। आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मेरी लड़ाई है और क्या नहीं है, किसे मुझे लड़ना है, किसे मुझे नहीं लड़ना है। सामने वाले को थोड़ी सी वैल्यू दे दीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मान लीजिए अभी मेरा एक केस था काउंसलिंग के केस में, हस्बैंड वाइफ दोनों ही टॉपर थे, दोनों के बीच में लव हुआ। अब क्या हुआ, शादी के बाद में वो हुआ है, क्या कहते हैं, कंपटीशन के एग्जाम। लड़की ज़्यादा पढ़ने में तेज थी और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। लड़का थोड़ा भावुक था, वो भी पढ़ने में तेज था, लेकिन उससे थोड़ा सा, वो 20 थी तो लड़का 19 था। शादी के बाद में क्या हुआ, उसकी लड़की की ज़्यादा सैलरी की जॉब लग गई, लड़के की कम लग गई। अब लड़की क्या, कभी भी कोई बहस होती तो लड़की उसको समझाने लग जाती, अपना ज्ञान देने लग जाती और झगड़ा हो जाता। लड़का 4 महीने से घर नहीं आया, चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम एक चीज़ बताओ, क्या तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो? लड़की का काउंसलिंग करी, बोले नहीं, मैं उसको बहुत चाहती थी। मैंने कहा सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान है, उसको ये सोचो कि सामने वाले को भी ज्ञानवान महसूस तो कराओ। अगर तुम कभी कभी एक चीज़ बताओ, तुम्हारी सारी दुनिया डंका मार रही है, तुम्हारे ज्ञान का सारा दुनिया लोहा दे रही है, तुमको इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, हर जगह प्रशंसा मिल रही है, तो जब बाहर इतनी प्रशंसा मिल रही है, थोड़ा घर में भी बांट दो। अपने पति को जानबूझकर बुद्धिमान घोषित कर दो। थोड़ा सा बेवकूफ बनने की एक्टिंग नहीं कर सकती। बोलो वो भावुक हो जाते हैं। मुझे पता है कि वो भावुक हो जाते हैं, तुम ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लेकिन अगर रिश्ता चलाना है तो सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा ना भाई। दोनों पहिए की जरूरत है ना गाड़ी चलाने के लिए, एक पहिए पे तो नहीं चलेगी। अगर ये रिश्ता चाहती हो तो थोड़ा सा बेवकूफ़ बनो, सामने बेवकूफ़ी की एक्टिंग करो, सामने वाले को महसूस करा दो कि तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। अपनी बात, मैंने उसको वही राजा और तोते की मृत्यु वाली कहानी सुनाई और मैंने उसको बोला कि इस चीज़ को समझो कि सामने वाले को कैसे अपनी बात उसके मुंह से बुलवा दो, तब काम चलेगा ना भाई। जैसे तुम कस्टमर कंपनी में हैंडल करती हो, वैसे ही घर में पति को हैंडल करो, वैसे अपनी सास को हैंडल करो। हमारे देश में पति ज़्यादा कमाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर पत्नी ज़्यादा कमाती है तो उसका इश्यू हो जाता है। अब पत्नी ज़्यादा कमाती है तो उसका घमंड भी पत्नी करती है। पति घमंड करता है तो पत्नी झेल जाती है, लेकिन पत्नी घमंड करती है तो पति नहीं झेल पाता। तो घमंड करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम अपनी प्रशंसा बाहर लो। तो छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक है, अगर आप इसको अपनाते हो तो आपको तनाव होगा ही नहीं। तनाव का कारण ही है कि हम दूसरे का एंगल नहीं समझते, अपने एंगल पे रिजिड हैं। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो दूसरे का एंगल भी समझने की कोशिश करिए। एक दुकानदार था, उसका सामान बिकता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने सामान की बहुत सारी चीज़ें बताता, लेकिन लोग आते खरीदते उठते नहीं। उसने बोला ऐसे तो काम चलेगा नहीं। उसका पिता आया उसकी दुकान पे, बोला क्या हुआ? बोले कि हमारा सामान ही नहीं बिकता। बोले तुम क्या करते हो? बोले जैसे दुकानदार कस्टमर आता है मैं बताना शुरू कर देता हूँ। बोले कस्टमर को आने के पहले कस्टमर की भी तो सुनो, उसको क्या चाहिए। तुम्हारी दुकान में क्या है उससे उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या चाहिए उसकी नीड तो समझो। तुम उसका दृष्टिकोण ही नहीं समझते, उसका नजरिया ही नहीं समझते, उसकी जेब में कितने पैसे हैं उसको नहीं समझते, उस कस्टमर को नहीं भांपते, अपना बेचने लग जाते। भाई पहले हाय हेलो करो, समझो कि उसको क्या चाहिए। कस्टमर का नजरिया समझोगे, कस्टमर की समस्या का समाधान दोगे तो वो ले लेगा। उसने
पिता ने अपने बेटे को बताया कि एक दुकानदार था, वो धनुष और बाण बेचता था। तो बहुत सारी दुकान वाले किराए पे बेचते थे और वो पैसे के साथ बेचता था। तो एक दुकानदार आया, एक ग्राहक आया, बोला कि हमें आपके किराए पे चाहिए। उसने कहा किराए पे नहीं मिलेगा। तो बोले तो फिर किराए पे आसपास कहाँ मिल सकता है? तो उसने कहा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले आपका बच्चा ये जो धनुष बाण लेके जाएगा वो एक बार खेलेगा या कई बार खेलना पसंद करेगा? बोले कई बार खेलना पसंद करेगा। बोले एक धनुष बाण की किराया कितना आपको पड़ जाता है? बोले 25 रुपये। बोले अगर आप 10 रुपये और खर्च कर सकें तो आपको मैं 35 रुपये में सेम खूबी का सबसे अच्छा बेस्ट धनुष बाण दे सकता हूँ। आपका बच्चा जितनी बार चाहे खेल सकता है। इसीलिए हम किराए पे नहीं देते। अगर आप किराए का लेके जाते हैं, मान लीजिए टूट गया, तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बार बार बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी, अर्ज होगी। तो उसने कहा हाँ ये बात सही। जब आप सामने कस्टमर को समझा पाएंगे, कस्टमर को पहले समझिए तभी आप अपनी बात समझा पाएंगे। सासू माँ को पहले समझिए तभी आप सासू माँ को हैंडल कर पाएंगे। पति को पहले समझिए तभी आप पति को संभाल पाएंगे। पत्नी को आप अगर पहले समझेंगे तभी आप पत्नी को समझा पाएंगे। पत्नी के परिवार वालों को समझेंगे, उनकी साइकोलॉजी समझेंगे, तब आप उनको हैंडल कर पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक है, अगर आप इसको अपनाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो विश्वास मानिए आपको आपके जीवन में समस्या रहेगी ही नहीं। आप बहुत सारा अपना समय बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आपको पता है, आप लड़ाई करते हैं, फिर कुछ दिनों तक बातचीत नहीं करते हैं और उतने दिनों तक आपके मन में गुस्सा उबलता रहता है, और उस गुस्से में क्या होता है, आपका भी समय बर्बाद होता है, सामने वाले में भी समय बर्बाद होता है। एक तरह से आपके घर का, परिवार का समय ठहर जाता है। अब अगर आप यही झगड़ा लड़ाई आपके ऑफिस में करते हैं तो एक समय से आपको क्या होता है, आप उस समय तो उससे लड़के जीत गए, अगली बार तो उससे फिर मदद चाहिए होगी, क्योंकि टीम वर्क है ना, हर किसी का किसी न किसी से काम पड़ता ही रहता है, अगली बार आपको मदद नहीं मिलेगी। तो हम कैसे कर सकते हैं? घर हो, परिवार हो, सब जगह हमें सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना है। और वो गुरुदेव की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लोग जरूर पढ़िए, दृष्टिकोण ठीक रखें और मित्र भाव बढ़ाने की कला। ये 2 पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं आपको बहुत फायदा होने वाला है। गायत्री मंत्र की साधना कीजिए और समझिए कि गायत्री मंत्र क्या कह रहा है, कि हमें बोल रहा है हम प्राण स्वरूप हमें बनना चाहिए, हमें सुख स्वरूप बनना चाहिए, श्रेष्ठ बनना चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए। हमें ये सारे गुण आने चाहिए, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़िया बना सकते हैं। और हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं, बस थोड़ी सी समझदारी हमको अपने अंदर विकसित करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। अगर कोई हमसे ज़्यादा उम्र में बड़ा व्यक्ति है तो भी हमें कम बोलना है, उससे संवाद करते समय सामने वाले को बोलने का अवसर देना है। और कोई हमसे छोटा व्यक्ति भी है तो भी हमें कम बोलना है, उस सामने वाले को बोलने का अवसर देना है। क्यों? एक सच्ची कहानी सुनिए। एक माँ बेटी में आए दिन झगड़े होते थे। माँ उस बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करती थी, बच्ची को समझ में नहीं आता। एक दिन क्या हुआ, माँ बहुत थकी हुई थी, बेटी लेट आई तो माँ की हिम्मत नहीं थी चिल्लाने की, तो उसने कहा रीना क्यों, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम आज लेट क्यों हुई? तो उस लड़की ने कहा क्या माँ आप सुनना भी चाहती है कि मैं लेट क्यों हुई? बोले हाँ बेटा मैं सुनना चाहती हूँ। तो उसने उसको सारी बात बताई कि भाई आज लेट हो गया था, बस में ऐसा हो गया था, वो हो गया था, पूरी बात बताई। फिर माँ ने उससे पूछा कि और बताओ कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? फिर उसने देखा कि माँ बहुत फ्रेंडली होकर बात करी, उसने कुछ दिन के बाद से माँ और बेटी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। कारण क्या था कि हर बार मैं माँ हूँ इसलिए मैं जो बोलती हूँ वही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इस मेंटालिटी को लेके चल रही थी, जिसके कारण क्या होता था, संवाद नहीं होता था, विवाद होता था दोनों के बीच में। जब माँ ने बच्चे को सुनना शुरू किया तो वहाँ पे संवाद स्थापित हुआ और धीरे धीरे
वो उसकी प्रॉब्लम समझी, वो उसको समस्या देने, समाधान समझने लगे और अच्छा संबंध हुआ। ऐसे ही पिता पुत्र की बात है। बेटा जो था व्यवसाय कर रहा था, पिता बार बार में क्योंकि पिता उस व्यवसाय को कर चुका था तो बार बार उसको टोका टाकी करता था। एक दिन बेटे को गुस्सा आएगा, उसने कहा कि पापा आपने अपने समय में किया ना, अब मुझे भी तो करने दीजिए, मुझे भी मेरी गलतियों को करके सीखने दीजिए। पिता को बहुत बुरा लगा तो उसका जो बड़ा भाई था उसने उसको समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको बार बार टोकते रहते हो, कभी भी उसकी समझने की कोशिश करी है, उससे ज्ञान लो, एक बार उसको भी तो ये समझाओ कि उसके पास भी ज्ञान है, उसके पास वो भी कुछ कर सकता है। तुम हर बार उसको ये जताते रहते हो कि तू छोटा है, मैंने जो किया है वो तू समझ, वो सुना। तो उसने कहा ठीक है। एक दिन शाम को बैठा हुआ था, पिता ने कहा कि बेटा कैसे चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय कैसे चल रहा है, तुम बहुत अच्छा चला रहे हो। बड़ी प्रशंसा की अपने बेटे की। बेटे को लगा कि हैं मेरा बाप जो दिन भर टोकता रहता है आज मेरी प्रशंसा कर रहा है। उसने कहा कि हाँ मैंने लेजर शीट देखी, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तुम वह गलतियां नहीं कर रहे हो जो मैंने की थी। मैं तुम्हारी उम्र में बहुत समझदार नहीं था। तो बेटे ने कहा कि आपने क्या गलती करी? उनकी पेंटिंग का बिजनेस था और बच्चा भी पेंटर था, बाप भी पेंटर था। तो बोले बेटा जब मेरे पिता की पेंटिंग सबसे महंगी जो बिकी थी वो 50 रुपए की बिकी थी। मेरे पिता ने मुझे गुण सिखाया और मैंने इसी पेंटिंग के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। मैंने पेंटिंग करते करते इतना इम्प्रूव कर लिया कि मेरी पेंटिंग 100 रुपए की बिकी। जिस दिन मेरी पेंटिंग 100 रुपए की बिकी तो मुझे घमंड आ गया। मुझे जब घमंड आ गया तो मेरे पिता ने एक बार मेरी पेंटिंग में, जैसे वो पहले टोका टाकी करते थे वैसे ही उन्होंने फिर से टोका टाकी करी। तो मुझे बहुत बुरा लग गया। मुझे लगा कि मेरी पेंटिंग इनकी पेंटिंग से डबल कीमत की बिकती है, फिर भी ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं, और मैंने सीखना बंद कर दिया। विश्वास मानो बेटा, जो मेरी पेंटिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहे थे वो उसी दिन बंद हो गए और मेरी आज तक 100 रुपए से ऊपर नहीं बिकी। लेकिन तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी पेंटिंग 200-250 तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि तुम निरंतर इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हो, तुम दूसरे को सुनते हो। उसके बेटे को समझ में आया कि यही गलती तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन बाप ने ये नहीं कहा। फिर वो क्या करता था कि वो पेंटिंग में अपने पिता की भी सजेशन लेता था, पिता उसको पोलाइटली समझाता था, और वो पेंटिंग 1000-10 लाख तक की भी पहुँच गई। तो फिर पिता ने बोले पिताजी आपने पहले मुझे ऐसे क्यों नहीं समझा? बोले बेटा मैंने तुम्हारे बड़े भाई, मेरे ताऊ जी ने मुझे समझाया। बोले ताऊ जी ने आपको ऐसा क्या समझाया कि जो आप इतना समझ के? बोले ताऊ जी ने मुझे एक कहानी सुनाई कवि माघ की। कवि माघ बहुत अच्छी कविता लिखते थे और उनके पिता ही उनके गुरु थे। तो वो जब वो कविता लिखते थे तो उनके भूल चूक पर वो उनको टीका टिप्पणी करते थे। जब वो टीका टिप्पणी करते थे तो शुरू में तो वो बहुत अच्छा समझ गए, लेकिन एक बार उन्होंने एक कविता लिखी जिस पर राजा ने उनकी प्रशंसा करी और राजा उनको अपने रथ पर, जिस रथ को राजा ने स्वयं हाँका, और फूलों की वर्षा होते हुए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार के साथ उनको लेके आया। मतलब वो उनकी कविता पर वो इतने खुश हुए। इतनी बेस्ट कविता लिखने पर वो पिता आए, पिता को उसने बोला कि पिताजी आज मैंने ये कविता सुनाई और राजा ने ऐसे सम्मान दिया। तो पिता ने कहा कि इसका जो अंत था उसको तुम और सॉफ्ट कर सकते थे, इसको ऐसे करते तो इसमें और निखार आता। अब उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि आज तुम्हें अपने पिताजी का मर्डर कर दूंगा। गुस्से में चाकू लेके, बिस्तर के पहले खटिया होती थी तो दोनों पाए होते थे, अंदर खाली होता था, तो वो चद्दर के नीचे घुस गए चाकू लेके। गुस्से में इंसान अहंकार में क्रोधी हो जाता है ना, फिर अहंकार में, क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। अब वो जैसे अंदर के इतने में दूध लेकर माँ आई, पिताजी से बोली कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो चुका है, इतना बढ़िया लिख रहा है, तुम
तुम क्यों उसको अब तो छोड़ दो। बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा विश्व में नाम कमाए। अभी तो उसने केवल एक राज्य में अपना नाम कमाया, मैं उसको विश्व के लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा मेरे से 1000 गुना ज़्यादा है, अच्छा है। लेकिन जब हम खाना स्वयं बनाते हैं तो हमें अपनी गलती नहीं दिखती, वो दूसरा जो खाना खाता है ना वो बता पाता है कि हाँ इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। तो वैसे ही मैं अपने बच्चे का इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ, मैंने हमारी कुल देवी के मंदिर पर पूरे घुटनों से जाकर दर्शन किए हैं। देखो मेरे घुटने छिल गए। अब कभी माँ को इतना बुरा लगा, वो आके पापा के पैर अपने पकड़ लिए, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले बेटा क्या हुआ? बोले मैं आज आपका मर्डर करने आया था चाकू लेके। बोले क्यों? क्योंकि आप मेरे कितना भी अच्छा मैं लिख लूँ आप मेरी कमियां निकाल देते थे। तो पिता ने कहा कि क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बेटा कि तुम आगे बढ़ो और बढ़ो। पिता और गुरु ही तो चाहता है कि उसका शिष्य और पुत्र उससे आगे जाए। तो ये तुम्हारे ताऊ जी ने जब मुझे कहानी सुनाई, साथ में उन्होंने कहा कि अगर ये तुम अपने बेटे का अहंकार चोट न डालो और उसको प्यार से समझाओ तो वो तुम्हारी बात सुनेगा। तुम सही हो, तुम एज अ पिता कवि माँ की तरह सही हो, लेकिन कवि माँ ने तो बचा दिया उस संवाद में। अगर वो संवाद ना हुआ होता तो शायद माँ गलती कर देते। तो बोले बेटा तुम्हारा चाहते हो ठीक है, तुम बहुत अच्छी भावना है, लेकिन पुत्र को भी आप समझाने के लिए उसके अहंकार में चोट मत डालिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको हम अपना सकते हैं और जिसको हम ऑफिस का हो चाहे घर हो चाहे परिवार हो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। विश्वास मानिए आपका जीवन इतना सुंदर, इतना शांत, इतना सुखमय होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया यही है, हमारा नजरिया हमारे नज़ारे बदल देता है। अच्छा देखिए पानी बरसता है ना, तो अगर कोई जिनकी अभी अभी शादी हुई है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए हैं, उनको पानी दे के कहेंगे वाह क्या रोमांटिक मौसम है और रोमांच से भर जाएंगे। लेकिन वही अगर एक 60 साल का जोड़ा है, पानी दे के क्या कहेगा, अरे ये कपड़े भीग रहे होंगे अंदर लाओ, जिम्मेदारी 1000 है। तो पानी तो वही है ना, नजरिया अलग है, इसलिए नज़ारे अलग हैं। बच्चे उसी पानी को देखकर खेलेंगे, बूढ़े उसे कीचड़ समझेंगे। गृहिणी झल्लाती हुई बाहर से कपड़े लेके आएगी जिसकी शादी को कम से कम 10-15 साल हो गए होंगे, तो वो रोमांस नहीं जगाएगा, तो जिम्मेदारी जगाएगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि घटनाएं वही होती हैं, नजरिया बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। आपका कार्य क्षेत्र वही है, आप नजरिया बदलेंगे, देखिए सब आपके दोस्त बनते चले जाएंगे। आपका ससुराल वही है, नजरिया आप बदल लीजिए, आपकी ससुराल भी आपके धीरे धीरे दोस्त बन जाएगी। आपको सामने वाले का नजरिया समझना है, अपना नजरिया समझना है, दोनों के बीच का रास्ता निकालना है। मंत्री बनिए, राजाओं को मंत्री कैसे हैंडल करते थे, बीरबल कैसे हैंडल करते थे। काउंसलिंग में मैं सबको ये कहती हूँ कि आप 40 दिन तक अकबर बीरबल देखिए, तेनालीराम के सीरियल देखिए, चाणक्य के सीरियल देखिए कि वो बुद्धि का कैसे प्रयोग करते थे। सही जगह पर सही स्टाइल से बुद्धि आप अप्लाई करके लोगों को हैंडल करना सीखिए। ये मत सोचिए कि ये हमारी भावनाएं नहीं समझते। आज के समय में कोई किसी की भावनाएं नहीं समझता, क्योंकि कोई समझना नहीं चाहता, वो आपकी तरह समझदार नहीं बने। आपको समझदार बन के उनको समझदार बनाना है। उनकी थोड़ी सी प्रशंसा से शुरुआत करिए, उनको बोलने का अवसर दीजिए, उनकी सुनिए, क्योंकि आजकल सब बोलने के लिए तैयार है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक अपनाइए, गायत्री साधना करिए। जो पुस्तकें मैंने आपको बोली है, मित्र भाव बढ़ाने की कला और दृष्टिकोण ठीक रखें, इसे जरूर पढ़िए। अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बनाइए, अपनी भी समस्याओं का समाधान करिए और दूसरों के जीवन को भी दिशा धारा दीजिए। इस बात के साथ मैं अपनी संवाद समाप्त करती हूँ। मिलते हैं तीसरे पार्ट में। नमस्कार।